हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? बढ़िया, एकदम मस्त। चलिए दोस्तों, आज मैं नेक्स्ट क्लास जो लेके आया हूँ पॉलीफेज सिस्टम में ही हम पूरा का पूरा कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमको एक क्लास और लगेगी जिसमें हम पॉलीफेज सिस्टम को पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो आज की क्लास में हमको थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे कि फेज सिक्वेंस क्या होता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा जानेंगे कि फेज सिक्वेंस एक्चुअलिटी में होता क्या है, कितने टाइप के फेज सिक्वेंस होते हैं। दूसरी बात, पावर को थ्री फेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, थ्री फेज पावर का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंगल फेज में पावर के कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। आगे फिर हम इसके सिंगल वॉट मीटर, 2 वॉट मीटर मेथड, 3 वॉट मीटर मेथड, या हम थ्री फेज में जब पावर को कैलकुलेट करते हैं तो मुझे किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे हम उन चीजों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। चलिए, आज मैं आपको सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाने जा रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं फेज सीक्वेंस। जब भी आर, बाई और बी, ये मेरे तीन टाइप के फेज होते हैं। आर, बाई, बी मेरे तीन फेज होते हैं, आर फेज, बाई फेज और बी फेज। ठीक है ना। जब मेरे जो तीन फेज हैं, आर फेज, बाई फेज, बी फेज, इन फेजों के आपस में जब हम कनेक्शन को देखते हैं, आपस में इनकी आकृतियों को, इनके मतलब कि इनकी स्थिति को जब देखते हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो उसके आधार पर मुझे पता चलता है कि ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, नेगेटिव फेज सीक्वेंस है या जीरो फेज सीक्वेंस है। ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले मैं इस वाले पॉइंट को डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जब आर फेज, बाई फेज या बी फेज तीनों के तीनों पैरेलल हो, दोस्तों आर फेज, बाई फेज या बी फेज, ये तीनों जब एक ही रेखा में आ जाते हैं, एक ही रेखा में आ जाती है, तीनों समानांतर हो जाते हैं, तो इसमें फेज डिफरेंस वैल्यू जीरो हो जाती है। मतलब इनमें एंगल, इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है। तो इस केस को हम बोलते हैं जीरो फेज सीक्वेंस। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीरो फेज सीक्वेंस। पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि 0 डिग्री एंगल किस फेज में होता है, जीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? या समानांतर में फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी होती है? जीरो होती है। क्लियर है। चलिए, अब हम बात करते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस। दोस्तों, हमेशा एक बात याद रखना, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। किस डायरेक्शन में देखते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पॉजिटिव फेज सीक्वेंस में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं, नेगेटिव फेज सीक्वेंस हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं। मतलब घड़ी की दिशा में पॉजिटिव और घड़ी की विपरीत दिशा में नेगेटिव, घड़ी की दिशा में पॉजिटिव और घड़ी के विपरीत दिशा में नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? पेपर में ये क्वेश्चन आजकल ज्यादा ट्रेंड में आ गया है और पूछ लिया जाता है। बोल देता है कि इनमें से, ये तीन दे देगा सही, एक चौथा ऑप्शन डाल देगा जिसमें गड़बड़ कर देगा, बोल देगा इनमें से कौन सा गलत है। तब आपको दिक्कत आई कि यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली पूछ ली। मतलब आपको मैं रियल बता रहा हूं, इसरो का आपने, अगर आप टेक्नीशियन बी का एग्जाम देंगे, चाहे आप इसरो कन्याकुमारी दे लें, चाहे इसरो का आप कोई भी एग्जाम देंगे, तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो आपसे सीधे सीधे पूछ लेता है ना। जेई के पेपर में भी वो डायरेक्टली पूछ लेता है। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या करना है। भाई, हम किस तरफ चल रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है। ठीक है। दूसरी बात, इनके तीन वैल्यू किस तरीके से होंगी। भाई, आर से स्टार्ट करेंगे, आर, आर के बाद बाई, बाई के बाद बी। क्या ये बात समझ में आई? फिर बाई से स्टार्ट करेंगे, बाई बी आर, बाई बी आर। फिर बी से स्टार्ट करूंगा, बी आर बाई। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, तो मुझे लगता है आपको पॉजिटिव फेज सीक्वेंस क्लियर हो गया। आपको एक बात याद रखना है कि आर बी बाई, आर बी बाई या आर वाई बी, ये तो एक जैसे ही रखने हैं, बस आपको चलने का तरीका बदलेगा। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो नेगेटिव फेज सीक्वेंस, अगर आप घड़ी की डायरेक्शन में जाएंगे तो पॉजिटिव फेज डिफरेंस। ये बात समझ में आई? चलिए, अब नेगेटिव में देखो, मैं इस तरफ दौड़ लगा रहा हूं, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा हूं। तो घड़ी के विपरीत जाऊंगा तो यहां से ऐसे चलूंगा, आर बी बाई, आर बी बाई, फिर बी बाई आर, बी बाई आर, फिर बाई आर बी, फिर बाई आर बी। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों? इसके बाद इनमें से कोई एक उठा के रख देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा गलत है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। मतलब विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा गलत है, इसके लिए आपको डिटेल में नॉलेज चाहिए। तो वो मैंने आज आपको फेज सीक्वेंस का टॉपिक पूरा क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं कि थ्री फेज में पावर का कैलकुलेशन में किस तरीके से करते हैं। भाई, थ्री फेज में पावर कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि पावर को कैलकुलेट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी। देखो दोस्तों, वोल्टेज को मेजर करना है तो वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करना है तो एमीटर, और अगर पावर को मेजर करना है तो वॉट मीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों? वॉट मीटर। आपको पता भी होगा कि पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है दोस्तों? वॉट। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। अब हम बात करते हैं, देखिए ये 2 वॉट मीटर मेथड है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। देखिए, एक ही वॉट मीटर लगाया है, ये वॉट मीटर का सिंबल होता है, इसको हम सीसी मतलब करंट कॉइल, पीसी मतलब प्रेशर कॉइल। भाई, सीसी इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीरीज में है तो करंट कॉइल, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉट मीटर में करंट कॉइल हमेशा सीरीज में होती है।
प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है, दो फेज के बीच में प्रेशर, प्रेशर मतलब वोल्टेज कॉइल। अरे वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पावर आती है मेरे प्यारे दोस्तों, क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं। ये 2 वॉट मीटर मेथड है। 2 वॉट मीटर मतलब एक ये वॉट मीटर लगा है W1 जिसको बोल रहे हैं, एक वॉट मीटर मैंने ये लगाया W2 इसको बोल रहे हैं, है ना। ये इन दोनों की प्रेशर कॉइल का कॉमन कनेक्शन है, इन दोनों की प्रेशर कॉइल का ये क्या है, कॉमन कनेक्शन है। तो यहाँ पे सिंगल वॉट मीटर मेथड, 2 वॉट मीटर मेथड या 3 वॉट मीटर मेथड का उपयोग करके हम 3 फेज पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, जब हम 3 फेज पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास फॉर्मूले किस टाइप के आते हैं भाई, P बराबर √3 VL/IL cos फाई। मतलब आपके पास अगर लाइन का वोल्टेज है, लाइन की करंट है, पावर फैक्टर की वैल्यू दे रखी है, तो आप सीधे सीधे पावर फैक्टर को पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। या आपको इस टाइप का कोई सर्किट बना देगा, दो लाइन के बीच वोल्टेज दे देगा, एक करंट फ्लो होते हुए देखेगा, तो आप सीधे वैल्यू रखें, मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट आंसर ले लें। अगर आपको फेज वोल्टेज दे दिया उसने तो भाई फेज वोल्टेज दिया तो फेज का ही करंट लेंगे। ऐसा कभी मत कर देना जीवन में कि फेज का वोल्टेज लेके लाइन के करंट से मल्टीप्लाई करके, पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 3 गुना करके निकाल लें, सत्यानाश हो जाएगा पेपर में, ये बात ध्यान रखना। और जल्दीबाजी में इसी टाइप की गलतियां होती है। वो एक्चुअलिटी में डाटा इस तरीके से सेट करता है कि लाइन का वोल्टेज दे देगा, फेज की करंट दे देगा, cos फाई की वैल्यू दे देगा, और 3 तो आप अपने दिमाग में पहले से ही रखते हैं, तो सब कुछ सत्यानाश कर आएंगे पेपर में। तो ये गलती नहीं करना है दोस्तों, आपको वन टाइम में सिलेक्ट होना है, इस बात को मान लेना। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, अगर फेज की बात, सीधी सी बात है यार, केक कटेगा तो सब में बटेगा, मतलब बटेगा तो बराबर बटेगा, फेज के साथ फेज रहेगा, करंट और लाइन के साथ लाइन रहेगी। क्या ये बात समझ में आई बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों। P बराबर 3 इंटू VPH IPH इंटू cos फाई। भाई फेज का वोल्टेज है तो फेज की ही करंट रहेगी, भाई बराबरी भैया सेम लेना पड़ेंगे ना, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी आपस में। अगर आप लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के साथ ले लेंगे सब सत्यानाश, फेज वोल्टेज का लाइन करंट से ले लेंगे सत्यानाश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। लाइन का वोल्टेज होगा तो लाइन की ही करंट होगी, फेज का वोल्टेज होगा तो फेज की ही करंट होगी। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। जो बिगिनर्स बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अपने आप को महारथी समझते हैं उनके लिए ये बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। ये बात दिमाग में से निकाल देना, पेपर में दोनों लोग गलती कर देते हैं, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे हो, वो दोनों गलती कर देते हैं। कभी कभी प्रेशर में गलतियां हो जाती हैं, तो हमको प्रेशर ध्यान रखना है। भाई ये जो पावर लिखी है P बराबर VI cos फाई, ये मेरी सिंगल फेज पावर है। क्या है दोस्तों, सिंगल फेज। क्या है दोस्तों, सिंगल फेज। ये मेरी एपरेंट पावर है। एपरेंट पावर जिसको नहीं समझ में आती है वो मेरा पावर वाला जाके वीडियो देखे, उसको सारी की सारी पावर क्लियर हो जाएगी। पावर 3 टाइप की होती है एसी में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर। एक्टिव पावर को P से, एपरेंट पावर को Q से, नहीं रिएक्टिव पावर को Q से और एपरेंट पावर को S से डिनोट करते हैं। तो ये 3 फेज के केस में √3 VL इंटू IL होती है। 3 फेज में √3 इंटू VL, लाइन का वोल्टेज इंटू लाइन का करंट। अब भाई कैलकुलेशन ऑफ वॉट मीटर। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है पेपर में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि यार ये बताइए कि मान लो n नंबर ऑफ फेज है ना, n नंबर ऑफ फेज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितने वॉट मीटर की उपयोगी यूज होगा 3 फेज पावर को कैलकुलेट करने के लिए। मान लो 3 फेज सिस्टम है तो n बराबर कितना आया 3, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 3 - 1 2, तो कितने वॉट मीटर लगेंगे 2 वॉट मीटर। मतलब 3 फेज सिस्टम में पूरी की पूरी पावर मेजर करने के लिए 2 वॉट मीटर से काम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। अगर मैंने मान लो 6 फेज सिस्टम लिया तो कितने वॉट मीटर लगेंगे 6 - 1। अरे समझ में आया कि नहीं आया, क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपको याद रखना है। क्या कैलकुलेशन ऑफ वॉट मीटर, मतलब वॉट मीटर कितने लगेंगे वॉट मीटर मेथड में। यदि n फेज है तो n - 1 वॉट मीटर लगेंगे, और n हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, n की वैल्यू हमेशा 1 से। ऐसा नहीं आप सिंगल फेज सिस्टम ले लें तो सिंगल फेज सिस्टम में n बराबर 1 रख देंगे, 1 - 1 0, आप कह देंगे कोई वॉट मीटर ही नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है बाबा। ये जो है n माइनस जो है मेरे प्यारे बच्चों, n - 1 n इज ग्रेटर देन 1 के लिए है, एक फेज से ज्यादा के लिए लेना है आपको। ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट। क्या आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मुझे पता है आप यकीनन धीरे धीरे आप सिस्टम को आगे बढ़ते जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, पेपर में नोट्स बनाते, मतलब कॉपी पे नोट्स बनाते जाएंगे और पेपर को निकाल के एक दिन जरूर आ जाएंगे और मेरा नाम रोशन करेंगे। क्या ये बात समझ में आई। आप लोग सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। इतनी छोटी छोटी वीडियो है यार, 10-10 15-15 मिनट की वीडियो है, वो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि 1 घंटे में क्या थोड़ी आप लोगों की गर्म हो जाती है, आप झेल ही नहीं पाएंगे 1 घंटे। इसलिए 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। उसमें पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है, मतलब टॉपिक शुरू होता है हल्का सा इंटरेस्ट आता है, तब तक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस भी आता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो देखते आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यही उनकी फीस है। बाकी सब कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? बढ़िया से नोट्स बनाइए, दबा के पढ़ाइए।